हाय दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सघन माध्यम तथा विरल माध्यम के बारे में। सघन माध्यम, विरल माध्यम के बारे में जैसे लिखा हुआ है, दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। और दूसरा लिखा हुआ विरल माध्यम के बारे में, दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम होता है। यानी कि दोस्तों, दो माध्यम की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए हमने एक लिया वायु, जिसका अपवर्तनांक है 1.0003 होता है, और एक हमने ले लिया जल, जिसका अपवर्तनांक होता है 1.33। दोस्तों, वायु का अपवर्तनांक 1.003 है, जबकि जल का अपवर्तनांक 1.33 है। यहाँ पर जल का अपवर्तनांक ज़्यादा है, इसलिए हम इसको वायु की अपेक्षा इसको हम सघन मानेंगे, और जबकि वायु का अपवर्तनांक कम है तो जल की अपेक्षा इसको जो है विरल माध्यम मानेंगे। उसी तरह यदि हमने जल और बर्फ़ के बारे में बात करेंगे तो बर्फ़ का अपवर्तनांक होता है 1.131, जबकि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। तो इन स्थिति में यहाँ देख रहे हैं जल का अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो हम इसे सघन माध्यम बोलेंगे, जबकि बर्फ़ को विरल माध्यम बोलेंगे। यदि हम जल और हीरा की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम पाएंगे कि जल का अपवर्तनांक, तो आप जान रहे हैं जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, जबकि हीरे का अपवर्तनांक जो होता है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो इन स्थिति में देख रहे हैं हीरे का अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो जल की अपेक्षा हीरा जो है सघन माध्यम हो जाएगा, जबकि जल जो है विरल माध्यम होगा। यहाँ पर जैसे जानेंगे कि देखिए, ये मान लीजिए हमारा एक विरल माध्यम हो गया और एक सघन माध्यम हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारा जो है विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया, ये अभिलंब हो गया। तो जैसे ही विरल से सघन में आती है, विरल से सघन में प्रवेश करती है, तो इसकी चाल क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। यही वजह है कि यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब इसका जो है दूसरा, जैसे हम लोग जानेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है। यही कारण होती है कि ये अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपका सघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया, ये हमारा अभिलंब हो गया। तो सघन से जैसे ही विरल में जाती है तो इसका जो है चाल बढ़ जाती है। यही वजह होता है कि यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब हम लोग गोलीय लेंस के बारे में जानेंगे। गोलीय लेंस किसे कहते हैं? दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय होता है, लेंस कहलाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह एक उत्तल लेंस है जिसका दोनों तल, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों तल गोलीय है। आप इसको भी लेंस कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक तल भी गोलीय रहेगा तो भी वो लेंस कहलाएगा, ये वाला, इसको भी हम लोग लेंस कहेंगे। आप आ जाइए अवतल लेंस में। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका एक तल ये वाला और एक तल ये वाला, यानी दोनों तल गोलीय है। तो इसमें मान लीजिए एक ही तल गोलीय रहेंगे तो भी वो लेंस कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए यह एक है, एक तल ये हो गया, एक तल ये गोलीय है, लेकिन एक तल क्या है, सीधा है, तो इसको भी हम लोग लेंस कहेंगे। अब देखिए उत्तल लेंस किसे कहते हैं? यह किनारों की अपेक्षा बीच मोटा होता है। किनारा जो है, देख रहे हैं आप, किनारा जो है बीच मोटा है, लेकिन किनारा क्या है, पतला है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस, यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। किनारा देख लीजिए आप, ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया। किनारों में क्या होते हैं, मोटे होते हैं, जबकि बीच में पतले होते हैं। इसे हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब आते हैं उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम के बारे में जानेंगे। पहला है, बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। ये आपका उत्तल लेंस है दोस्तों, ये आपका मुख्य अक्ष है। तो आप देख रहे हैं कि एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस की ओर से चली जाती है।
ये हमारा F1 हो गया, ये F2 हो गया। दूसरे तरफ का जो मुख्य फोकस होता है उधर से चली जाती है। अब हम लोग दूसरा जानेंगे कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। देखते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह हमारा एक उत्तल लेंस है, यह हमारा मुख्य अक्ष है, यह मुख्य फोकस है। तो देख रहे हैं कि मुख्य फोकस से होकर के आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वह मुख्य अक्ष के दूसरे तरफ का जो मुख्य अक्ष होता है उसी के समांतर वो निर्गत हो जाएगी। तीसरा है दोस्तों, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। यानी ये आपका एक उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। तो प्रकाशीय केंद्र की ओर से आने वाली जो प्रकाश किरण होती है तो उधर से ही, यानी प्रकाशीय केंद्र की ओर से ही क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है। अब हम लोग जानेंगे इसमें प्रतिबिंब की जो है स्थिति होगी और आकार क्या होगा और प्रकृति क्या होगा। जैसे कि हम यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे, यानी बिंब को अनंत पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो F2 पर बनेगा और प्रतिबिंब का आकार जो होगा अत्यधिक छोटा होगा और आभासी तथा उल्टा होगा। जब हम लोग 2F1 से परे यानी अनंत और F2 F1 के बीच में कहीं पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी F2 तथा 2F1 के बीच होगा, वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यहाँ देख रहे हैं 2F1 पर यदि रखेंगे तो 2F2 पर ही बनेगा और समान साइज का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मिस टाइपिंग है। यहाँ पर जो है यदि अनंत पर रखेंगे तो F2 पर बनेगा और अत्यधिक छोटा होगा, लेकिन यहाँ आभासी तथा उल्टा नहीं होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। आभासी के जगह पर वास्तविक होगा, आप इसको वास्तविक लिख लीजिएगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि यदि वस्तु को F1 तथा 2F1 के बीच में रखेंगे तो 2F2 से परे होगा और बड़ा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और यदि फोकस पर यानी F1 पर यदि वस्तु को रखते हैं तो उसकी जो है प्रतिबिंब जो बनता है अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। लास्ट जब हम लोग वस्तु को F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखेंगे तो जिस ओर बिंब है उसी ओर क्या बनेगा, प्रतिबिंब भी बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। और यहाँ पर जो प्रकृति होगी वो आभासी तथा सीधा होगा। अब हम लोग फिगर के थ्रू इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर अनंत पर वस्तु को रखा है तो इससे आने वाली जो प्रकाश की किरण है, आप देख रहे हैं समांतर आएगी, प्रकाश किरणें जो है समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो देख पा रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें आती है तो दूसरी ओर का जो मुख्य फोकस होता है उधर से वो निर्गत हो जाती है, उधर से निर्गत हो जाती है। आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है अपवर्तित किरणें जिस जगह पर प्रतिच्छेद करती है वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो देख रहे हैं कि F2 पर जो है प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों। तो इन स्थिति में यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब इन स्थिति में जो है प्रतिबिंब जो बनता है उसकी स्थिति F2 पर होती है और बिंदु जैसा बनता है, बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब हम लोग जब वस्तु को अनंत तथा 2F1 के बीच में अनंत तथा 2F1 के बीच में कहीं पर वस्तु को रख रहे हैं तो इन स्थिति में क्या होता है, आइए देखते हैं कि एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और वह दूसरी तरफ का जो मुख्य फोकस होता है उधर से निर्गत हो जाएगी और ये किरण जो है प्रकाशीय केंद्र की ओर से आएगी तो उसी दिशा में क्या हो जाएगी, निर्गत हो जाएगी। तो इन स्थिति में देख रहे हैं कि दोनों अपवर्तित किरणें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है जो F2 और 2F2 के बीच बन रहा है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब हम बोल सकते हैं, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी F2 तथा 2F2 के बीच में और वस्तु से छोटा। वस्तु देख लीजिए आप, ये भी है और यहाँ पर जो बन रहा है ये डैश भी बन रहा है, तो वस्तु से छोटा बन रहा है और प्रतिबिंब देख रहे हैं कि उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी
वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। आते हैं हम लोग अगला किरण आरेख देखेंगे। यदि हम वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो इन स्थिति में देखिए क्या होता है। एक मुख अक्ष के समांतर आएगी तो अपवर्तन के पश्चात वह दूसरी ओर का जो मुख्य फोकस होता है उधर से निर्गत हो जाएगी, और एक प्रकाशिक केंद्र की ओर से आएगी तो उसी दिशा में वह निर्गत हो जाएगी। तो इन स्थिति में हम देखते हैं कि दोनों किरणें जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी 2F2 पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम देख रहे हैं कि यदि वस्तु को 2F1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है 2F2 पर बनता है और समान साइज का बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यदि हम लोग वस्तु को 2F1 तथा F1 के बीच में रखेंगे तो इन स्थिति में एक प्रकाश की किरण जो है मुख के समांतर आएगी और दूसरे तरफ का जो मुख्य फोकस है उधर से निर्गत हो जाएगा, और एक प्रकाशिक केंद्र की ओर से आएगी तो उसी दिशा में क्या हो जाएगी, निर्गत हो जाएगी। तो इन स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2F2 से परे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा तथा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। आइए, जब हम लोग वस्तु को F1 पर रखेंगे तो ये किरण मुख अक्ष के समांतर आएगी और वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस की ओर से जाएगी, और एक प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण वह उसी दिशा में क्या हो जाएगी, निर्गत हो जाएगी। तो इन स्थिति में देख रहे हैं कि दोनों जो है अपवर्तित किरणें एक ऐसा जगह पर प्रतिच्छेद करेगा, बहुत दूर में, यानी बहुत दूर में प्रतिच्छेद करेगा। तो जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी प्रतिबिंब की जो है स्थिति जो होगी अनंत पर होगी और वास्तविक तथा उल्टा होगा और बहुत बड़ा बनेगा। आइए हम लोग एक लास्ट देख लेते हैं कि इसमें यदि हम लोग वस्तु को F1 तथा जब वस्तु को हम F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में कहीं पर रखते हैं तो इन स्थिति में जो होता है, ये हमारा मान लीजिए वस्तु है, एक मुख अक्ष के समांतर आएगी तो दूसरे तरफ का जो मुख्य फोकस है उधर से होकर के वो निर्गत होगी, और एक किरण जो है प्रकाशिक केंद्र की ओर से आएगी तो उस दृश्य से क्या हो जाएगी, निर्गत हो जाएगी। तो इन दोनों स्थिति में ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो हम लोग यदि इसको डॉट डॉट से इधर पीछे की ओर बढ़ाते हैं और इन किरण को भी जो है पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता हुआ आभास होगा, मालूम पड़ेगा, प्रतीत होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि वस्तु को F1 और O के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वह लेंस से बाईं ओर ही होगी, यानी कह सकते हैं जिधर बिंब था उधर ही प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही। हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।